अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है सुमित जैन साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन चाइना में हैं। ये बात मेरे लिए एक बड़ी परेशानी वाली है। थैंक यू सो मच सर कि आज आप आए, लेकिन मैं आपके चाइना में होने से बड़ी परेशान हूँ। यकीन कीजिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मतलब इंडियंस चाइना में भी रहते हैं। और मतलब आपकी तो हर वक्त सर 36 का आंकड़ा रहता है आप लोग का तो बॉर्डर पे। तो पता नहीं आप वहाँ कैसे सरवाइव कर रहे हैं। और सोशल मीडिया भी नहीं है, मैं तो कभी ना जाऊं ऐसी जगह पे। तो लेकिन खैर सर, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है। थैंक यू सो मच कि आज आप शो में आए। और जी। आरजू जी, पहली बात हुई आपको चाइना से नी हाओ और भारत की तरफ से नमस्ते एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। आपके तो माई बाप हैं ये लोग। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके माई बाप के कंट्री में कोई रह रहा है, और वही हिंदुस्तान से। आई एम वन ऑफ द वेरी रेयर पीपल जो चाइना में बहुत देर से रह रहा हूँ। मैं यहाँ पर आई एम सेटल डाउन हेयर। आई वर्क इन द कॉर्पोरेट सर्कल एंड पॉलिटिक्स के ऊपर मेरी नजर रखना एक मजबूरी भी है और एक शौक भी है। मजबूरी इसलिए बिकॉज जो कॉर्पोरेट्स हैं उसमें हर जो इस एरिया में जो कुछ भी हो रहा है, इट इफेक्ट्स अवर कॉर्पोरेट्स आल्सो, एवरी स्मॉल थिंग। तो इसलिए मेरी नजर भी रखनी पड़ती है। एंड सेकेंडली आपकी कंट्री इतनी एंटरटेनमेंट देती है कि वैसे ही हम छोड़ नहीं सकते उसको। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया था, यानी एजुकेशन के बाद जब मैंने, तो फर्स्ट हमारे यहाँ के सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन सैयद, उन्होंने उन दिनों वो चाइना के साथ काम कर रहे थे और एक वेब मैगजीन निकाला था, नी हाओ सलाम। तो मैंने उधर से स्टार्ट लिया था और आई वॉज अ सब एडिटर ऑफ दैट मैगजीन। तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत ये नी हाओ की समझ आती है। तो इसलिए मुझे जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि वास्ता पड़ा है चाइना से। तो लेकिन सर, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में इस किस्म की जो आजकल सिचुएशन बनी हुई है, कल आपने यकीनन फवाद चौधरी साहब को भी दौड़ते भागते देखा होगा। तो वो तो हर सब लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको दौड़े लगानी चाहिए ताकि वो स्मार्ट हो जाए। मगर सर, अगर हम हिंदुस्तानी जो कई हमारे दोस्त भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, वो ये कहते हैं कि जो लोग हिंदुस्तान में ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में अगर सिचुएशन खराब हुई तो हिंदुस्तान को भी फर्क पड़ेगा, वो असल में जो है वो अमन की आशा वाले लोग हैं। तो आपके ख्याल से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो, या अफगानिस्तान, इंडिया, क्या इन कंट्रीज को कोई फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और किस किस्म के हंगामे? खासतौर पे ये तो हमने फर्स्ट टाइम देखा अपनी लाइफ में कि जीएचक्यू पर अटैक हो गया और उनके मोर और उनका मटन वटन उठा के ले गए। तो सर, आपको क्या लगता है? आरजू जी, देखिए एक चीज तो है कि जो कुछ पाकिस्तान में पिछले एक दो हफ्ते में हुआ है, उसमें सारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। सबकी टीआरपी आपने खत्म कर दी, सारे प्रोग्राम्स की, सारी मूवीज फेल कर दी आपने। किसी प्रोग्राम में कोई मजा नहीं है। भाई आपने जितने, हमारे सास भी कभी बहू थी वो भी फेल कर दिया आपने, पुराने जितने प्रोग्राम से हमारी सारी मूवीज फेल कर दी आपने, इवन की शोले तक फेल कर दिए। देखिए आपने। अरे सर, शोले को तो ना फेल कराया सर, क्या नहीं, बात मैं कर रहे बता हैं रहा सर। हूँ आपको। देखिए कोर कमांडर है आपका, उसका घर जला दिया। भाई आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कोर कमांडर का घर जल जाए, और वो कोर कमांडर अपने सिपाहियों से पूछ रहा है कितने आदमी थे। बंदयाल साहब आपके, चीफ जस्टिस आपके, वो जब इमरान खान साहब आते हैं वहां पर जेल में, वहां पर कोर्ट में, वो खड़े होके बोलते हैं, वो थ्री इडियट्स का डायलॉग जो था कि जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। सर, तो ऐसा ही हो रहा है। और सर, इमरान खान साहब के लिए भी, कि मतलब जज साहब कहते हैं कि उन्हें बुलाइए, बैठे बैठे ना बैठे ना नहीं, बैठे। तो ना वही बेटे, बसंती वाला। वो शाम तक वेट करते हैं उनकी, फिर जो आते हैं वो कहते हैं नहीं, इनको कैदियों की बस में नहीं लेके आना, इनको मर्सिडीज में लेके आना है, और जो जजेस का जो एरिया होता है, रोड होती है, उसमें से लेके आना है इनको। भाई जो ये चीजें हम देख रहे हैं, सास भी बीच में इन्वॉल्व है, बहू पर्दे में आ रही है। भाई हाँ। आप कोई तो चीज देखिए, डब्बू है वो भाग रहा है, इमरान खान जो व्हील चेयर पे थे और लाठी के साथ थे, और 2 घंटे में वो भागने लग जाते हैं जब सर, उनको रेंजर्स बेल का मिलनी होती है। कमाल। सर, हमारे रेंजर्स का कमाल, कुछ तो अप्रिशिएट आई, कीजिए सर। बेशक हम देखिए मैं दुश्मन अप्रिशिएट कंट्री करता है, हूँ। लेकिन सर फिर भी मैंने सुना ये। था कि आपकी फौज की जो आर्मी, जो आपकी फौज है, वो बहुत ज्यादा कि
माशाल्लाह वो बहुत प्रोफेशनल है। वो सब बड़े-बड़ों को सीधा कर देती है। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली पहली बार देखा ये कि उन्होंने इमरान खान की टेढ़ी टाँग को सीधा कर दिया 2 घंटे में, और जो 6 महीने से ठीक नहीं हो रही थी, देखिए आप, इतनी गोलियाँ लगी उनकी, कभी लेफ्ट में लगी, कभी राइट में लगी, ये नहीं समझ आता कि लगी कहाँ है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ठीक किया उनको, और जो भागे हैं सीढ़ियों पर जज साहब को मिलने के लिए, हैट्स ऑफ टू यू। हमारे बिल्कुल। सारे प्रोग्राम आपने फेल कर दिए। तो आप कह रहे थे कि हमें को फ़र्क पड़ता है, सारी जो आस-पास की कंट्रीज़ हैं, उनके सारे प्रोग्राम आपने फेल कर दिए, एंड इसलिए फ़र्क तो पड़ा है। ऑन अ सेकंड नोट, कि एज़ फार एज़ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है? तो यस, पाकिस्तान इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आपके लोग कहते ही हैं कि हमारी सारे वर्ल्ड की जो पॉलिसीज़ हैं, वो पाकिस्तान से जनरेट होती भी हैं और होती भी रहेंगी। तो मैं उसी को लेता हूँ कि आपके जैसे वो लाल टोपी वाला आदमी आता है, आजकल तो काले टोपी में आ गए, जब से उसको हुँ। छितर पड़े हैं आपकी कंट्री में सर सर के हमारे ऊपर। नहीं सर, सऊदी अरब में कोड़े मारे थे। अच्छा, वहाँ पे पड़े थे? मुझे लगा वहाँ भी पाकिस्तान में पड़े थे पड़े सर, उनको। नहीं सर सऊदी अरब में कोड़े पड़े थे इनको। अच्छा, तो अब वो कहते हैं कि सारे दुनिया की जो पॉलिसीज़ है वो पाकिस्तान से शुरू होती हैं। अगर हम इस खित्ते को लेते हैं, तो स पाकिस्तान सेंटर में आता है। भई सेंटर ऑफ इधर इंडिया लगता है, उधर ईरान, अफ़गानिस्तान और चाइना। सबकी किस्मत अच्छी है कि बीच में पाकिस्तान है। देखिए, हमारी भी क्या किस्मत ऊपर वाले ने लिख के भेजी है कि सबसे सबसे बढ़िया कंट्री बीच में आता है हमारे। एंड सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएटर भी है, और उसके अंदर भी एक डिस्टर्बेंस है। जब आपके सेंटर में डिस्टर्बेंस होगी, तो कहीं न कहीं उसके रेपरकशंस सब जगह पहुँचते हैं। चाइना की तरफ नहीं पहुँचते बिकॉज़ वहाँ पे सख्ती बहुत है। मेरे कंट्री में यहाँ पे इतनी सख्ती है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप कोशिश भी करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उधर ईरान भी परेशान है आपसे, अफ़गानिस्तान, जिसको आपने इतने सालों से पाला-पोसा है, वो आपको नसीहत दे रहे हैं कि भैया अपने घर को ठीक करो। हुँ। इंडिया यहाँ परेशान है क्योंकि आपके वहाँ डिस्टर्बेंस होती है, तो हमारे भी यहाँ पे शांति दूत हैं, जो थोड़ा-सा दिक्कत में आ जाते हैं अननेसेसरीली। चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आता है आपकी कंट्री में, वो आके बोल के जाता है कि प्लीज़ सेट योर हाउस राइट। क्या कर रहे हो? मैंने $26 बिलियन लगाए हुए हैं, मेरे 26 बिलियन डॉलर की बात तो ना लगाओ। हुँ। वो आपको नसीहत बिल्कुल। दे के जाता है, और उसीलिए तो आपने इमरान खान को पकड़ा है। हुँ। भई आपको आपको इतनी देर से इमरान खान कंपेल कर रहा है कि भई आप उसको अरेस्ट करें। आपने अरेस्ट नहीं किया। आपका चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आपके पास यहाँ पे आता है, वहाँ के बिल्लो रानी को भी बोलता है, और आपके वो आर्मी चीफ को भी बोल के जाता है कि प्लीज़ है सेट योर हाउस राइट। हम आपको $58 बिलियन का एक और प्रोजेक्ट देने को तैयार हैं। आप पहले पिछले 26 का तो हिसाब दे दो, जो आप खा पी गए। तो उसके अगले दिन आपने इमरान खान को कैद में कर लिया, अगवा कर लिया, हमारा लेकिन आदमी। लेकिन सर इसमें इमरान खान, सॉरी मैं समझना चाहूँगी सर, इसमें इमरान खान का क्या रोल है? कि अगर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आके हमारे फॉरेन मिनिस्टर से ये कह के जाते हैं बिलावल भुट्टो से कि इमरान खान को कंट्रोल करो। खान साहब क्या कर रहे हैं? वो तो बेचारे ओके। चुपचाप अपना ही डिड नॉट पार्टी से चला रहे थे। इमरान को डायरेक्टली, हुँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि इमरान को अंदर करो, हुँ, बट उन्होंने ये बोला कि ही इज़ अ गेम डिस्ट्रॉयर। भी आपके कंट्री में स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब से उनको पिछले अप्रैल से उनको बाहर निकाला है, तब से लेके अब तक उन्होंने सिर्फ़ एक एक एनार्की क्रिएट करी है पूरे पाकिस्तान में। उनको लगता है कि कंट्री डिफ़ॉल्ट हो जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उन्होंने क्रिएट करके रखी है। हर एक हफ्ते इतने जलसे उन्होंने किए हैं, भी धूप में लोगों को खड़ा कर के रंग काला हो गया सब पाकिस्तानियों का, जो मैं देखता हूँ। पिछले साल में और अब इस साल में लोगों के रंग में फ़र्क पड़ गया है, इतना धूप में खड़ा किया उनको। और मेबी ही इज़ नॉट लेटिंग एनीथिंग रन। सी पैक था, उन्होंने पैक करके रख दिया परमानेंटली। हुँ। अभी वो चलने भी नहीं देते, अपने टेन्योर पे चलने नहीं दिया, अभी भी चल नहीं सकता, जो हालत है। देन हिज एफिलिएशन टू द तालिबान, एवरीबॉडी नोज़, तभी उसको तालिबान इमरान खान बोलते थे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट चाइना इज़ डिस्टर्ब्ड बिकॉज़ ऑफ दिस वन मैन। दे हुँ, आर रियली, दे वांट टू मूव फॉरवर्ड। अब नए आपके चीफ आ गए हैं, उनको भी मिलके उन्होंने बोला कि वी वांट टू मूव फॉरवर्ड। हमने यहाँ पर इस जो सीपैक है, इसको हमने अफ़गानिस्तान से ईरान तक लेके जाना है। दे वांट टू क्रिएट दैट रूट। उनकी बदकिस्मती है कि बीच में पाकिस्तान आता है। अगर अफ़गानिस्तान होता, अब तक ये रोड बन गया होता। इवन कि इतनी डिस्टर्बेंस है उस कंट्री में, तो भी ये पूरा हो गया होता। बट दे हैड टू प्लीड
in front of your army chief, please set your house right. अब हाउस को गलत खराब किसने किया हुआ है? आर्मी चीफ ने तो किया नहीं, वो तो न्यूट्रल होके बैठ गए। आपकी गवर्नमेंट दे आर ट्राइंग टू रन द कंट्री आफ्टर द मेस ऑफ इमरान खान। 4 साल इस आदमी ने सत्यानाश कर दिया इस कंट्री का, इकोनॉमी का, फॉरेन रिलेशंस का। किसी के साथ बना के नहीं रखी इसने। इसने ना अपने कंट्री में किसी से बना के रखी, ना फॉरेन में किसी से बना के रखी, इवन कि चाइना को भी नाराज करके रखा इसने। तो दे हैड टू से कि यार मेरे तो $26 बिलियन डूब रहे हैं, तो ये आदमी हट ही नहीं रहा है। ये इसको इलेक्शन की पड़ेगी, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। जैसे हमारे यहाँ राहुल गांधी है, उसको बस प्रधानमंत्री बना दो, कहता मैं सूरज को ईस्ट की नहीं वेस्ट से निकाल दूंगा। ऐसे ही इमरान खान को बोलता है कि आप मुझे प्रधानमंत्री बना दो, आप देखो फिर। लेकिन सर इंडिया का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत से लोग ये कहते हैं और समझते भी हैं कि पाकिस्तान को जो है वो एजेंसीज रन कर रही हैं, सामने सिर्फ पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है। चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमी हो, हर चीज में जो है वो आर्मी का कहीं ना कहीं रोल है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इमरान खान को क्या ब्लेम करना ठीक होगा? वो तो वही कर रहे होंगे ना जो डिक्टेशन आ रही होगी उनको। देखिए आरजू जी, आई डोंट थिंक सो आर्मी चीफ आपका जो भी आपकी एजेंसीज हैं, वो कभी ये बोलेंगे कि आप जाकर सऊदी अरेबिया से बदतमीजी से बात करो और अपने रिलेशंस खराब कर लो। दिस आई डोंट थिंक योर आर्मी चीफ और योर आईएसए चीफ विल एवर टेल योर प्राइम मिनिस्टर। मुझे ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। या वो बोल देंगे कि आप चाइना में जाके बदतमीजी करो। इंडिया के साथ बदतमीजी के लिए वो बोल सकते हैं कि आप मोदी को गाली निकालो, आप इंडियंस को गाली निकालो, हिंदुओं से हेटरेट की आप बातें करो। बट डूइंग दिस थिंग्स विद वेरी क्लोज कंट्रीज, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, जिन्होंने आपकी मदद करी है आपकी दिक्कत में, आप उनसे भी बदतमीजी करो, उनको आप क्या बोलते हैं, आप पंजाबी वाली गालियां निकालो आप पार्लियामेंट में, तो वो तो मुझे लगता नहीं है कि योर आर्मी चीफ एंड आईएसए चीफ विल टेल दैट। इमरान खान ने वो चीजें करी हैं विच इज अनप्रेसिडेंटेड फ्रॉम अ हेड ऑफ द कंट्री। और जो मोदी साहब के लिए भी उसने जो बोला है, स्मॉल पर्सन इन बिग सीट्स, दिस आई डोंट थिंक सो योर आर्मी चीफ विल एवर से कि भाई आप मोदी जी के लिए ऐसी चीजें बोलो। तो सही। आदमी बेसिकली बदतमीज है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, उसे कोई कोई पॉलिटिकल उसका कोई कोई है ही नहीं, उसका एक्यूमेन ही नहीं है। तो इफ यू से कि सब कुछ एजेंसीज चलाती हैं, नॉट दीज नरेटिव्स, दिस इज ओनली एंड ओनली हिज क्रिएशन विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनीबडी। ना कोई कंट्री का और ना ही आपका आर्मी चीफ इसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर आप ये बोलते हैं कि वो लोग करवा रहे हैं, इमरान खान का कोई कसूर ही नहीं है, भाई आप हो सकते हैं इमरान खान के बहुत बड़े सिंपैथाइजर हो, आप उसके फॉलोअर हो सकते हैं, उसको आप मसीहा मानना शुरू कर दिया है, अब उसकी फोटो भी आप अपने पीछे लगा सकती हैं, दिस इज योर चॉइस। बट ऑन अ कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट फ्रॉम आउटसाइड, व्हाट इमरान खान हैज डन, भाई हिंदुस्तान की इतनी बड़ी फौज नहीं कर पाई जो उस आदमी ने कर दिया। कोर कमांडर का घर जला दिया, जीएचक्यू में बिल्कुल। अटैक, आपके प्लेन उड़ा दिए। ये तो शुक्र करो इन्होंने F-16 नहीं जला दिए, जो हालत थी वो तो वहां भी पहुंच जाते। तो अब ये बोले कि आर्मी चीफ ने बोला उनको कि भाई आप कोर कमांडर का घर जला दीजिए, नॉट पॉसिबल ना। नहीं, दिस इज बिल्कुल। सम इंस्ट्रक्शन, दीज आर सम सर्टेन थिंग्स व्हिच इमरान खान वो अपने लेवल पर कर रहे हैं। और एंड जो डैमेज पाकिस्तान का इमेज का जो इमरान खान ने वर्ल्ड में किया है, वो शायद किसी ने किया आज तक ना कोई सोच सका, ना ही कोई कर सका है। और ना ही मुझे लगता है अगर पाकिस्तान रहा तो कोई और कर पाएगा जो इस आदमी ने करके दिया। तभी तो हम बोलते हैं सबसे बड़ा एजेंट हमारा इमरान खान है उस कंट्री में। बिल्कुल, बड़े फ़ेवरेट हैं इमरान खान इंडिया में। लेकिन सर जिन लोगों ने इनको लाए, इनको ट्रेन किया, इमरान खान ज़ाहिर है कि आर्मी की प्रोडक्ट है। मैं हम तो हमेशा यही कहती हूँ कि यस। उनको आर्मी ने ही जो है बनाया और वही प्राइम मिनिस्टर भी उन्हीं ने बनाया और उससे पहले इनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी वही सपोर्ट करते रहे। तो आपके ख़्याल से ये उनके काबू क्यों नहीं आ रहे? ये अब इस वक़्त जो अरेस्ट कर रहे हैं ये, कल आपने फवाद चौधरी साहब को भी देखा जो भागदौड़ उन्होंने मचाई थी। उसके बाद और इसी तरह से बहुत से इमरान खान के जो पार्टी के लीडर्स या पार्टी के मेंबर्स जो हैं प्रोमिनेंट जो मिनिस्टर्स वगैरह भी रहे उनको भी अरेस्ट किया गया है। मतलब ये भी नहीं देखा गया मेल फीमेल का अरेस्ट, इस किस्म का भी कोई उन्होंने डिफरेंस नहीं रखा है। लेकिन क्या ये आपको बदले की पॉलिटिक्स लग रही है या आपको लग रहा है कि होना चाहिए था ये इस किस्म के अरेस्ट हों? और जो आर्मी एक्ट के तहत केसेस चलेंगे वो तो फिर मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा सख्ती हो जाएगी इनके ऊपर, बड़ा डिफिकल्ट होगा मैनेज करना। देखिए आरजू जी, जब एक बच्चा कोई बदतमीजी करता है
स्टार्टिंग शुरू करता है वो एज इन अ वेरी स्मॉल एज, उसे उसी वक्त ठीक करना बहुत जरूरी होता है। हमारे यहाँ पे एशियन कंट्रीज में तो हम थप्पड़ भी लगा देते हैं, है ना? एंड वी सेट हिम राइट एंड वी टेल हिम कि ये चीजें ठीक नहीं है, इससे तुम्हारा आगे फ्यूचर खराब हो जाएगा। आर्मी जो है आपकी या आपके जो एजेंसीज हैं, उन्होंने जब देख लिया था कि भाई ये आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है, जिस जिस आदमी ने इसे सपोर्ट किया उसे इसने लात मारी है, उसे अंदर करने की भी कोशिश करी है। मैं उस एग्जांपल्स में नहीं जाता, वी ऑल नो दोज नेम्स। देन इसने इस आदमी ने कौन सी ऐसी हरकत नहीं है पिछले 10-15 साल में जो ना की हो, विच इज अनएक्सेप्टेबल, बट नोबडी टुक अ स्टैंड ऑन इट, क्योंकि उनके पास भी चॉइसेस नहीं थे। भाई उन्होंने सबको, नवाज शरीफ को भी उन्होंने टेस्ट कर लिया, जरदारी को भी टेस्ट कर लिया, उन्होंने सबको टेस्ट कर लिया। दिस वाज अ न्यू एक्सपेरिमेंट फॉर देम, दैट ये आदमी जीरो है, दे न्यू ही इज अ पप्पू, एंड इसको अगर यूज किया जाएगा ये हमारी भाषा बोलेगा, बट दे डिड नॉट नो कि ही इज गोइंग टू बी सच अ, ये इतना चालाक आदमी है कि इसने सबको ढेर कर दिया। तो दे ऑल्सो अंडर एस्टिमेटेड द डेंजर, जो इमरान खान एक कितना डेंजरस आदमी हो सकता है, उन्होंने शायद इसको एस्टिमेट नहीं किया था, अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने। तो अब जब ये गेम हाथ से निकल गई, देन दे हैव स्टार्टेड डूइंग कि इसको ठीक किया जाए। अब उसको ठीक इतना खराब, 10 साल का खराब किया हुआ बच्चा अब वो पेड़ बन गया और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। 28 years almost. 28 ईयर्स में तो 15 साल तो उन्होंने झक्की मारी ना। फिर जो इसका कैरियर शुरू हुआ तो पिछले 10 साल से, 2011 से शुरू हुआ ना। जी जी जी। 2011 से पहले तो वो झक्की मार रहे थे, कभी जो मुशर्रफ की जो बूट पॉलिश कर रहे हैं, कभी किसी के कर रहे हैं, बट किसी ने इसके बूट पॉलिश लिए नहीं। 11 के बाद उन्होंने इसको बोला यार तू बूट पॉलिश कर, वी विल एक्सेप्ट यू। उसकी इमेज बनानी शुरू करी कि ही इज अ गुड मैन। तो इसका करियर तो 10-12 साल का ही है अगर आप देखा जाए तो। प्रोडक्ट अब 12 साल में ही इज बिकम सो स्ट्रांग, वो पौधे से पेड़ बन गया। अब उसको सीधा करना इज अ बिग चैलेंज। ऊपर से इसका गुड लक है कि इतने इसके ऊपर एक तो इनकी बीवी माशाल्लाह वो इतने वो जिन और सब कुछ लेके आती है, उसकी भी प्रोटेक्शन है। भी एक तो फिजिकल प्रोटेक्शन है, एक सुपर नेचुरल की भी प्रोटेक्शन है इनको। तो और ऊपर से इतने मुर्गे जलाए, इतने बकरे मारे, तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है जादू टोनों का। सो ऑल दीज थिंग्स हैव मेड हिम पावरफुल। पहली बार मैंने पाकिस्तान आर्मी को मजबूर देखा। दे डू नॉट नो व्हाट टू डू। कैन यू बिलीव इट? आई वाज टॉकिंग टू सम पाकिस्तानी फ्रेंड ऑफ माइन। आई वाज टेलिंग हिम कि भाई आपने नोट किया होगा, जैसे ही इन्हें इसे अरेस्ट किया, इसने बोलना शुरू कर दिया कि इन्होंने मुझे टीका लगाया। व्हाट वाज द गेम बिहाइंड इट? जब उन्होंने इसका ब्लड सैंपल लिया, वो इसको प्रूव करना चाहते थे कि इसने ये ड्रग्स लेता है। इसने उसको काउंटर करने के लिए बोल दिया, इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, ताकि अगर ये बोलेंगे इसके अंदर ड्रग्स थे, इसके ब्लड सैंपल्स में ड्रग्स का निकला है, तो ये बोल देगा इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया ड्रग्स का, बाद में मेरा सैंपल लेके मुझे इन्होंने नाहल कराने की कोशिश करी है। भी टू दैट एक्सटेंट ही इज अ मास्टरमाइंड। उनके हर पैंतरे को इसने बिल्कुल जीरो कर दिया। सो ही इज 2, 3, 5 स्टेप्स अहेड। जो आर्मी सोचती है, जो आपकी एजेंसी सोचती हैं, भाई नवाज शरीफ है या उसका जो आपका दूसरा शरीफ है, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ इज नॉट अ पर्सन हु कैन थिंक। ही वो तो चला हुआ कारतूस है एक। ही डजंट हैव अ ब्रेन टू थिंक एट ऑल। बट ये आदमी इतना शातिर है, इसने सबको सबको लाइन में लगा दिया। एंड द वे ही इज स्पीकिंग नाउ, पहले इतनी हिम्मत नहीं था, डर्टी हैरी, ये नाम वो नाम, अब तो नाम लेकर इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अब तो नाम लेकर बोलते हो। सो लेकिन सर ये हिम्मत कहीं से तो आ रही होगी ना। देखो कोई तो उनकी जो सपोर्ट कर बीवी रहा है, होगा। जो उनकी बीवी, एक तो वो सिर्फ जिनों देखो से जो सर, डोंट टेल मी सर, जिनों की वजह से इतनी जिन हिम्मत आ है, गई। देखो हिम्मत आती है दोनों चीजों से। ये भी एक हिम्मत है बिकॉज ही हैज टेस्टेड द सक्सेस। जो कुछ उसकी बीवी उनको बोल रही है कि तू ये करेगा तो ये होगा, एंड इट इज हैपनिंग। सो दैट हिम्मत कम्स फ्रॉम दीज थिंग्स ऑल्सो। सेकेंडली, जो आर्मी के अंदर इस आदमी ने डिविजन्स क्रिएट कर दिए हैं। आप सोच के देखिए, पॉलिटिकल सर्कल्स में डिवीजन है कंप्लीटली, जुडिशरी में डिवीजन है, आर्मी में डिवीजन है, इवन की पुलिस एक स्टेट की दूसरी स्टेट की पुलिस से डिफरेंट है, उसमें भी डिविजन्स है। पंजाब पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसको सपोर्ट नहीं करती, और एक दूसरे के बंदूकें तान के खड़े हुए हैं एक दूसरे के।
इस आदमी ने इतनी डिविजन्स कर दी हैं कि इसको रिपेयर करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ ही हैज़ प्लेड द कार्ड्स ब्यूटीफुली। आप सोच के देखिए जौन सा नैरेटिव इसको सूट करता है, ये आदमी उस वक़्त उस कार्ड को निकालता है। पहले इसने अमेरिका बोला, फिर इसने बोला इन्होंने नवाज़ शरीफ ने निकाली है, फिर ज़रदारी ने मेरी गवर्नमेंट घेरी है, फिर उसके बाद आपका वो बाजवा जी आ गए। अब बोलता है कि ये वाला आदमी है, ये नया आर्मी चीफ है, अभी बीच में आईएसआई चीफ भी आ गया। एनी नैरेटिव, एनी कार्ड जो मार्केट में होगा, बीच में शुगर अभी तक रॉ नहीं बोला कि रॉ ने भी हमारी साजिश में हमारी गवर्नमेंट घेरने की कोशिश करी। एक ही कार्ड रह गया अब तो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन आपको लगता है कि कंट्रोल हो पाएगा? मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगी, क्या पाकिस्तान आर्मी हो या गवर्नमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट जो भी कह लीजिए, क्या उनसे ये जो डैमेजेस हुए हैं जो जिन सब ने मिलकर किए हैं वैसे तो क्या ये कंट्रोल हो पाएगा या हम मजीद प्रॉब्लम्स देखेंगे आगे? देखिए जब आग घर में आग लगी हो तो इमरजेंसी लगानी पड़ती है, इमरजेंसी स्टेक्स कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। योर आर्मी एंड योर कंट्री इज इन इमरजेंसी। आग लगी हुई है सब जगह पर, जुडिशरी के अगेंस्ट गवर्नमेंट। आप सोच सकते हैं गवर्नमेंट जुडिशरी के अगेंस्ट खड़ी हुई है आज की डेट में। इमरान खान आर्मी के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो किसी ना किसी को स्टेप तो लेने पड़ेगा। और आपके कंट्री में पाकिस्तान में एक ही है दायरा जिसके पास पावर है और उसी को स्टेप लेने पड़ेंगे। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि हम न्यूट्रल हैं, उन्होंने आर्मी एक्ट लेके आए हैं, दे आर ब्रिंगिंग दीज थिंग्स। आपने कभी आज तक सुना है कि सिविलियंस को आर्मी एक्ट के अंदर कन्विक्ट किया जाएगा? आपने आज तक पूरे दुनिया में कभी सुना है? इवन जब जर्मनी नाजी जो कंट्रोल था उसके अंदर भी शायद ऐसा नहीं होता था जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। सो इफ यू से कि ये ठीक होगा, द ओनली पर्सन हु कैन सेट इट राइट वो है आपका आर्मी चीफ या आपकी एजेंसीज। वो क्या डिसीजन लेते हैं? उन्होंने एक्ट तो निकाल दिया, लेकिन क्या ये एक्ट से कुछ फर्क पड़ेगा? क्या वो ये सिर्फ एक्ट ही है या इसके ऊपर वो एक्ट भी करेंगे या सिर्फ बुक्स में एक्ट रह जाएगा? क्योंकि जैसे आज भी आपके पंजाब के जो एक्टिंग गवर्नर है या चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि भी जो बनीगाला में जितने भी टेररिस्ट बैठे हैं उनको हमारे हवाले करो। भी उन्होंने ये टेररिस्ट वर्ड यूज करना शुरू किया है। बट क्या आर्मी अब वहां पे जाकर उन्हें अरेस्ट करेगी? क्या उन्हें आर्मी के कोर्ट में जाकर उनके ऊपर केसेस चलाए जाएंगे? बिकॉज उन्होंने एक चीज तो देख ली कि पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं या आपके लीडर्स हैं, इनको बेल 1 सेकंड में मिलती है आपके कोर्ट्स में। इतना प्यार है, सासू माँ का इतना प्रेशर है पीछे से कि भी वो उन्हें बेल देनी पड़ती है। सो आर्मी को समझ आ गई कि ये दाल नहीं गलेगी यहाँ पर, ये आदमी हमारी कंट्री को और नीचे लेकर जाता रहेगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट दे एक्ट। उन्होंने अभी सिर्फ धमकी दी है, क्या उसके ऊपर एक्शन भी होगा? ये देखने वाली चीज है। बिकॉज रेपरकेशन देखो, आपकी आर्मी ने एक चीज तो देख ली कि इमरान की पावर क्या है, वो किस हद तक जा सकता है। अगर आपको लगता है कि वो अगर आर्मी एक्ट के अंदर इनके लोगों को अंदर करेंगे, इनको कन्विक्ट करेंगे, तो इमरान खान दोबारा आग नहीं लगा सकता क्या? दे नो दैट ऑल्सो कि ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है अभी। सो दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी कॉन्शियस गेम कि क्या करना है। बस एक चीज मुझे क्लियर है, इमरान खान दोबारा से पावर ना आए उसकी तैयारी शुरू हो गई है बिल्कुल। फ्रॉम योर बिकॉज इफ दिस गाय कम्स अगेन, सबसे पहले तो ये आर्मी चीफ को निकालेगा, फिर ऑपोजिशन को सारी को जेल में करेगा, आपका यूट्यूब चैनल बंद कराएगा। ये तो कुछ छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले सर तो आप यूट्यूब हिट लिस्ट में आएंगे। सर यूट्यूब चैनल तो बाद में बंद होगा, पहले मेरी फोटो में हार लगवा देंगे, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि मैंने जितना इमरान खान को बोला है शायद ही किसी ने बोला होगा, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल नंबर 1 पे मेरा नाम लिखा हुआ होगा कि तो इसको नहीं आपके छोड़ना। लिए बेस्ट है आप चाइना आ जाओ, ये इज अ वेरी सेफ कंट्री। तो और कोई रास्ता नहीं है, या हिंदुस्तान चले जाए ना, लॉट ऑफ पीपल फॉलो यू। But as एग्जैक्टली far as सर। future of Pakistan is concerned, I really we are worried, both in China also और इंडिया में भी लोग बहुत वरीड हैं, क्योंकि एक अनस्टेबल पाकिस्तान किसी के लिए भी ठीक नहीं है। आपके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, किसी भी गलत हाथ में लग गए, और आपके लोग तो सड़कों पे बोलते हैं, वो रिजवी क्या नाम है उसका, ही वाज सेइंग जी, कि भाई इसको बेचो, साद रिजवी।
7 वो कहते हैं यार इसको बेचो, इनको न्यूक्लियर आर्म्स को, पैसे इकट्ठे करो, क्या मुश्किल है? सिर पे रख के ले जाओ न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी, मज़ाक बना लिया इन्होंने, न्यूक्लियर बिल्कुल बॉम्ब सर, को। खैर वो टीएलपी वाले सर, उनके खैर हाँ, सर उनके कहने से ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसे तो शेख रशीद ने भी कहा बट आई था, एम सेइंग पाव पाव बम बनाने, वो भी थे सर, पाव देखिए, पाव के बम बना रहे दिस थे। radicalization is dangerous for everybody and करेक्ट। especially in this region, क्योंकि ये क्या बोलता है कि वो खुद भी चैन से जीना नहीं और दूसरों को भी चैन से जीने नहीं देना। सो इस सिनेरियो में किसी के लिए भी अच्छा नहीं है एक अनस्टेबल पाकिस्तान। सो मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आपका कंट्री जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, आप भी तरक्की करना शुरू करो। यू स्टार्ट कॉन्संट्रेटिंग ऑन अपनी कंट्री को स्टेबल कीजिए आप, एंड जहां पर हिंदुस्तान की हेल्प चाहिए, वी कैन हेल्प यू इन लॉट ऑफ वेज, लेकिन आपको थोड़ी सी अपनी जो ये आकड़ है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। बहुत हुँ, मुश्किल नहीं है, आपका आर्मी चीफ चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशंस ठीक हो, लेकिन इमरान खान है कि ना मानूं, वो ना तो अपने रिलेशंस कहीं बनाना चाहते हैं, ना उन्हें बनाने आते हैं, जहां बने भी हैं वहां पे भी खराब कर दिए। आई डोंट थिंक सो आर्मी आपकी कभी भी इमरान खान को दोबारा से पावर में आने देगी, एंड इसके लिए उन्हें बेशक इलेक्शंस लेट करने पड़े हैं, अक्टूबर में मुझे लगता नहीं है कि आपके इलेक्शंस हो भी सकते हैं। बट जितना ये इंस्टेबिलिटी आएगी, उतना हमारे इस खित्ते में सभी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम है। और मैं तो चाइना में बैठा हूँ, सबसे ज्यादा वरिड ये लोग हैं, इनके 26 बिलियन मार लिए आपने और सर अभी 58 और भी बिलियन के लेंगे ऊपर इनसे नजर है आपकी। सर। सर एक यही लोग हैं जो बार-बार हमसे बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो सर अभी हम फिलहाल इनको और इनसे पैसे से, लेकिन सर इन्होंने भी तो कोई चीज़ नहीं छोड़ी ना, क्या-क्या मॉर्टगेज कर दिया है हमने, एयरपोर्ट्स और मोटरवेज़ और बिल्डिंग्स, कोई चीज़ ऐसा तो नहीं कि फ्री में तो खैर नहीं कर रहे ना, इन्होंने भी तो देखो पूरा चाइना कभी भी फ्री में देगा नहीं, पाकिस्तान ले लिया है। अमेरिका ने आपको 20 साल आपसे बेवकूफ बनाया, क्योंकि वो बेवकूफ बन सकते थे, चाइनीज़ बेवकूफ नहीं बनते, ये दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन आपने इनको भी बेवकूफ बना दिया। देखिए आपकी आपकी भारत देखिए पावर, आप। सर पावर बिल्कुल। सर या ऐसा ही है। लेकिन बट चाइना राइट नाउ इज़ वेरी मच मतलब वरिड है कि इसके 26 बिलियन वापस कैसे आएँगे? हुँ, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से कुछ भी रिटर्न्स नहीं आ रहे। आप तो बिजली के बिल नहीं दे रहे इनको, जो ये बेचारे आपको बिजली देते हैं, नहीं उसके बिल भी आपने रोक के रखे हुए हैं। सर इन लोगों से कहिए सोचें, आप तो वहीं चाइना में हैं, इनको कहिए सोचें कि कैसे वापस आएँगे उनके पैसे, और अगर समझ में आ जाए कुछ तो हमें भी बता दें, क्योंकि हमें भी नहीं पता हमने कैसे वापस करने। तो यही कम से कम सोच लें और आइडिया कोई लगा लें, शायद इनकी इनको कोई तरकीब आ जाए जो हमें तो नहीं आ रही समझ में। आपने तो वापस करना ही नहीं है, आपकी तो सोच में है कि भई ये इन्होंने लोन दिया था, हमने इसको भीख में कन्वर्ट कर दिया है, ये वापस नहीं लेकिन करने हमने। लेकिन सर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि चाइना लोन देता उन्हीं को है जो वापस ना कर सकें। यस, ऐसों को लोन उसका देता ही रीज़न है। नहीं जो वापस कर सकें। जी। उसका रीज़न है, इनकी नज़र आपकी ज़मीन के ऊपर है। हुँ, आपका जो बलूचिस्तान का एरिया है, व्हिच इज़ लाइक 50% ऑफ पाकिस्तान, वो मिनरल्स के अंदर पूरा पूरा उसमें ना एवरीथिंग इज़ देयर, नेचुरल मिनरल्स जो हैं। चाइना की नज़र पूरी उस एरिया के ऊपर है और दूसरा है गिलगित बल्तिस्तान। उसमें उसको कुछ मिलेगा नहीं, बट ही डज़न्ट वांट इंडिया टू हैव एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। सो इसलिए उसका कब्ज़ा, उसकी नज़र है उस एरिया के ऊपर, क्योंकि अगर इंडिया ने पीओके को ले लिया या गिलगित को ले लिया, देन इंडिया को एक डायरेक्ट एक्सेस मिलता है अफ़गानिस्तान में भी और सेंट्रल एशिया में, जो चाइना नहीं चाहता। सो इन 2 जगह के ऊपर चाइना की नज़र है, इसलिए उसने आपको लॉलीपॉप दिखाया $58 बिलियन का, क्योंकि डॉलर देख के ही आपके मुँह से पानी निकलता है, आपके जितने भी हुक्मरान हैं। तो उन्होंने आपको एक दो 20 पहले तो उन्होंने सीपेक दिया था, सीपैक हुँ। बंद हो गया है। अभी उन्होंने आपको दे दिया है ये रेलवे का जो है। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है रेलवे में। इनकी खुद की इकोनॉमी चल नहीं रही। इनको अभी साल, डेढ़ साल लगेगा अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। 3 साल के बाद ये कंट्री खुला है। सो दे आर नॉट इन अ पोज़ीशन टू पे यू $58 बिलियन। हुँ। उन्होंने लॉलीपॉप दिखाया आपको। वो उसको देखकर आप उनको वो ये बोलेंगे कि हमें गिलगित दे दीजिए, आप दे देंगे। आप ये बोलेंगे मुझे प्रधानमंत्री का ऑफ़िस दे दीजिए, आप तो वो भी दे देंगे। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, चाइना की नज़र आपकी ज़मीन के ऊपर है, आपकी कंट्री के ऊपर नहीं है। उन्हें सिर्फ़ ज़मीन चाहिए और रिसोर्सेज़ चाहिए, एंड वो लेके ही छोड़ेगा। आपके पास भी कोई चॉइस नहीं है, जितना आप इनके कर्ज़ों में डूब चुके हैं, आप वापस करने की हैसियत ही नहीं रखते। एंड बिल्कुल। एंड आपके पास एक ही चॉइस है, जो कुछ आपने गिरवी रख दिया, वो तो रख दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी। अब आप ज़मीन देना शुरू करेंगे इनको, और जिस-जिस कंट्री में इन्होंने जाकर इन्वेस्टमेंट करे हैं, इन्होंने उनकी ज़मीन हड़पी है,
अपने नाम पर करी है और इवन की उसकी जो मेंटेनेंस है या सिक्योरिटी है, वहाँ पे भी इनकी अपनी पुलिस और आर्मी जाती है। तो मुझे लगता है कि अब आपकी जो ज़मीन है वो इनके पास जाने वाली है एंड आपको वीज़ा लेना पड़ेगा इनके एरिया में जाने के लिए, लेकिन सर बीइंग इन मुझे पाकिस्तान। लेकिन सर मैं जाते-जाते ज़रूर कहूँगी कि बहुत दुनिया की इन्होंने ज़मीन ली होगी और कंट्रीज़ को लोन भी दिया होगा, लेकिन अब इनका वास्ता पड़ा है पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानी इनको वो सबक देंगे जो इनको लाइफ में किसी ने नहीं दिया होगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच कि हम लोग करते क्या हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।